दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसी से मुझे पता लगेगा कि आपको ये पसंद आ रही है। और हाँ, मैं नई कहानियां इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इनके राइटर अलग है जो मुझे ये बना कर दे रहे हैं। मैं सिर्फ वीडियो और ऑडियो बना रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। इस बार अपने अच्छे स्वभाव के कारण कोषाध्यक्ष मेहता ने अर्जुन को कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियां दे दी, लेकिन फिर भी वह उसकी साधना की तीव्र प्रगति के रहस्य को जानने की जिद करते रहे। उन्होंने बार बार पूछा कि अर्जुन इतनी तेजी से अपनी शक्ति कैसे बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन द्वारा सुयश के अनुयायियों को हराने की खबर कोषाध्यक्ष मेहता तक भी पहुंच चुकी थी। अर्जुन का कोषाध्यक्ष मेहता के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण था। भले ही वह थोड़े सनकी और चालाक थे, लेकिन उनकी प्रकृति काफी दोस्ताना थी। इस स्थिति को स्पष्ट करना आसान नहीं था, इसलिए अर्जुन ने बस इतना कह दिया कि जब वह काली वायु पर्वत गया था तब उसने एक विशेष फल खाया था जिससे उसे साधना के नए रहस्यों की समझ मिली। कुछ समय सोचने के बाद कोषाध्यक्ष मेहता ने अर्जुन की यात्रा और वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस स्पष्टीकरण को सबसे उचित और विश्वसनीय माना और इसे स्वीकार कर लिया। योगदान हॉल से बाहर निकलते हुए अर्जुन के मन में चिंता थी। उसने अपनी सभी योगदान बिंदुओं का उपयोग इन जड़ी बूटियों को खरीदने में कर दिया था और उसके अनुमान के अनुसार वे केवल 3-4 दिनों तक ही चलेंगी। इसके बाद वह इन जड़ी बूटियों को कैसे प्राप्त करेगा? भले ही वह अपनी दैनिक चुनौतियों से 2 योगदान अंक कमा रहा था, लेकिन ये अंक केवल हर महीने की 8वीं तारीख को उपलब्ध होते थे। उसकी गणना के अनुसार उसे 20 दिन इंतजार करना पड़ता, लेकिन वह इतना लंबा इंतजार कैसे कर सकता था? कोई समाधान न पाकर अर्जुन उदास हो गया और केवल अपनी साधना जारी रख सका। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए और अर्जुन का 6ठे स्तर का काया शक्ति साधना स्थिर हो गया और अब वह 7वें स्तर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जहां अर्जुन के लिए यह एक सुखद समय था, वहीं सुयश के अनुयायियों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आग के कुएं में फेंक दिया गया हो। इन दिनों अर्जुन हर दिन आकर उन्हें चुनौती देता और हर बार वे हारते। वे न तो उसे ताकत में हरा सकते थे और न ही उससे बच सकते थे। यह उनके लिए बहुत ही निराशाजनक था। हालांकि सुयश को विश्वास था कि अगर वह खुद अर्जुन से लड़े तो वह जीत सकता है, लेकिन उसके अनुयायियों के लिए अर्जुन से निपटना असंभव था। सुयश अब भी यही सोच रहा था कि अर्जुन 4थे या 5वें स्तर पर होगा, लेकिन यह स्थिति अब और नहीं चल सकती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके सभी अनुयायी उसे छोड़ देंगे। काफी सोचने के बाद सुयश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उन सभी शिष्यों को बुलाया जिन्हें अर्जुन ने हराया था और गंभीर स्वर में बोला, आज रात अर्जुन की कुटिया पर धावा बोलेंगे और उस अपमान का बदला लेंगे। जब नियमों से जीत नहीं सकते तो नियमों को ही तोड़ देंगे। सभी शिष्य चौंक गए। धावा बोलेंगे? हाँ, सुयश ने सिर हिलाया। यह सही नहीं होगा। विशाल सिंह हिचकिचाया। हालांकि वह थोड़ा धूर्त है, लेकिन उसने हमें खुले तौर पर चुनौती दी और हराया। अगर हमारी इस छिपकर की गई कार्रवाई की खबर फैल गई तो हम दंड से नहीं बच पाएंगे। विशाल सिंह की बात से बाकी सभी सहमत हो गए। सुयश ने गुस्से में कहा, लेकिन वह बहुत आगे बढ़ रहा है। वह हमें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है और हर दिन हमें हराने आ जाता है। अगर हमने उसे एक अच्छा सबक नहीं सिखाया तो यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? चाहे जो हो जाए, आज रात मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगा। जो मेरे साथ आना चाहते हैं वे आए और जो नहीं आना चाहते उन पर मैं दबाव नहीं डालूंगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं, सुयश, इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा और किसी को इसमें नहीं घसीटूंगा। सुयश के शब्दों में सच्चाई झलक रही थी और भले ही कुछ लोगों को यह योजना अनुचित लग रही थी, वे इसे ठुकरा नहीं सकते थे। आखिर सुयश ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। कुछ देर सोचने के बाद विशाल सिंह ने कहा, यह भी ठीक है। अगर यह योजना सफल हुई तो हम उसे सबक सिखा सकते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। मास्टर सुयश, इस बार मैं पूरी जान लगाकर तुम्हारा साथ दूंगा। हम भी आएंगे। बाकी लोगों ने भी समर्थन किया। संतुष्ट होकर सुयश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही तरीका है।
उस रात सभी जोश से भरे सुयश के कक्ष में इकट्ठा हुए सूर्यास्त का इंतजार कर रहे थे। क्या सब तैयार हैं? सुयश ने पूछा। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा, इस बार हमें इस कमीने को ऐसा सबक सिखाना है जिसे वह कभी न भूल पाए, सुयश ने जोर से कहा और अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांध लिया जिससे केवल उसकी आंखों की दुष्ट चमक झलक रही थी। उसे देख बाकी शिष्यों ने भी उसका अनुसरण किया। चलो निकलते हैं, आदेश देते ही सुयश और उसके साथी छायाओं की तरह कमरे से बाहर निकले और रात के अंधेरे में समा गए। रात्रि के समय अद्वितीय गुरुकुल में गश्त लगाने वाले शिष्य तैनात होते थे, मगर सुयश और उसके साथी खुद भी इसी गुरुकुल के शिष्य थे। उन्हें पहरेदारों के रास्तों की पूरी जानकारी थी। इसी वजह से वे आसानी से इन पहरेदारों को चकमा दे सकते थे। थोड़ी ही देर में वे अर्जुन की छोटी लकड़ी की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। लगभग 10-15 फीट दूर खड़े होकर उन्होंने अपनी सांसों को काबू में रखा और अर्जुन द्वारा किए गए अपमान को याद करके उनकी नाराजगी और भड़क उठी। झोपड़ी में कोई रोशनी नहीं जल रही, इसका मतलब अर्जुन सो चुका है। अपने मन को शांत करते हुए सुयश ने बगल में खड़े विशाल सिंह से कहा, अर्जुन की ताकत कम नहीं है, इसलिए जब हम हमला करें तो तुम और मैं उसे पकड़कर दबाएंगे, बाकी सब उसे बेरहमी से पीटेंगे। पूरी ताकत लगा देना। ठीक है, विशाल ने सिर हिलाया। बस इतना ध्यान रखना कि जानलेवा हमला न हो, सुयश ने चेताया और सभी ने हामी भर दी। चलो, सुयश के इशारे पर सभी छायाएं झोपड़ी की ओर बढ़ीं। गुरुकुल के शिष्यों ने अपनी साधना के दौरान चलने की कला सीखी थी, जिससे वे बिना कोई आवाज किए दौड़ सकते थे। केवल अपनी सांसों को नियंत्रित करना पर्याप्त था। मन ही मन वे कल्पना कर रहे थे कि अर्जुन को घायल और लहूलुहान देखकर उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। इन पिछले दिनों अर्जुन ने उन्हें बुरी तरह परेशान किया था। जैसे ही वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, सुयश की आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई और होठों पर एक निर्दयी मुस्कान फैल गई। वह दरवाजे को खोलने ही वाला था कि अचानक एक मीठी सी खुशबू उसके नथुनों में घुसी। इस सुगंध में कुछ अजीब था, न यह खास अच्छी थी न ही बुरी। हालांकि यह संदिग्ध थी, लेकिन सुयश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। वह गिरते गिरते बचा। पूरे शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खींच ली गई थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसकी सोचने की शक्ति क्षीण हो गई। अगला कदम रखते ही वह पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ा, मुंह के बल। उसकी नाक से गर्म खून बह निकला और उसके मुंह में लोहे जैसा स्वाद भर गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पीछे से लगातार गिरने की आवाजें आने लगीं। सुयश के साथ आए सभी शिष्य एक एक करके गिरने लगे। सभी कमजोर महसूस कर रहे थे, पूरी तरह से लाचार। उनकी नाक से खून बह रहा था, चेहरों पर दर्द की लहर थी। रात की शांति में उनकी दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। यह क्या हुआ? दर्द से कराहते हुए सुयश ने विशाल सिंह की ओर देखा। विशाल सिंह ने खड़े होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बेकार हो चुका था। वह जमीन पर ही हांफता रहा। उसका चेहरा भय और पीड़ा से विकृत था। कांपते हुए उसने कहा, मास्टर सुयश, लगता है हम जहर का शिकार हो गए हैं। जहर? सुयश का चेहरा सफेद पड़ गया। और यह बहुत ही खतरनाक जहर है। विशाल सिंह ने थरथराते हुए अपना हाथ उठाया और बोला, मास्टर, मैं शायद अब और सहन नहीं कर पाऊंगा। आप मेरा बदला जरूर लेना। इतना कहकर विशाल सिंह का सिर लुढ़क गया और वह एकदम शांत हो गया। आश्चर्य और भय से भरा हुआ सुयश ने बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि उसके सारे साथी निःशब्द जमीन पर पड़े थे। कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। उसका दिल दहशत और शोक से भर गया, लेकिन इस भयावह स्थिति के बावजूद सुयश ने किसी तरह खुद को शांत किया। अद्वितीय गुरुकुल की सीमा के भीतर आखिर ऐसा जहर कैसे फैल सकता है? और यह जहर इतना प्रभावी कैसे हो सकता है कि केवल 3 सांसों में ही सबको निष्प्राण कर दिया? सुयश की सोचने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। किसने अर्जुन की झोपड़ी में जहर फैलाया था? यह जहर क्यों डाला गया था?
क्या यह उन्हीं लोगों के लिए था? इसी उलझन में फंसे सुयश ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी। अरे, यह अर्जुन की आवाज थी। सुयश को अर्जुन से गहरी नफरत थी, इसलिए वह उसकी आवाज को तुरंत पहचान गया। तो यह अर्जुन ही था जिसने हमें जहर दिया। कमीना, हम तो बस इसे सबक सिखाने आए थे और इसने हमें मारने की योजना बना ली। यह कितना क्रूर है, कितना अन्यायपूर्ण। सुयश मन ही मन अर्जुन को कोस रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना समाप्त हो रही थी। क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? मेरी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं और उन्हें पूरा करने से पहले ही मेरा अंत हो जाएगा। हे भगवान, यह कितना अन्यायपूर्ण है। हल्के कदमों से अर्जुन झोपड़ी के बाहर आया, नीचे झुका और नकाब हटाकर देखने लगा कि ये लोग कौन थे। सभी परिचित चेहरे थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन को समझ आ गया कि वे यहां क्यों आए थे। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में उसने इन्हें बुरी तरह हराया था और अब वे बदला लेने आए थे। लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब निकली। हाथ में अपने धूप पात्र इंसेंस बर्नर को घुमाते हुए अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या सिर पकड़े। यह वास्तव में एक दुर्घटना थी। आमतौर पर मैं सोने से पहले धूप पात्र को वापस अपनी रहस्यमयी पुस्तक में रख देता हूं, लेकिन आज की कठिन साधना के कारण मैं थक कर सो गया और पात्र को वापस रखना भूल गया। जब ये लोग अंदर आए तो बचा हुआ धुआं इन्हें लग गया। धूप पात्र से निकलने वाला धुआं बहुत शक्तिशाली था। जब पहली बार अर्जुन ने इसे महसूस किया था तो वह मुश्किल से 3 कदम चला था और जमीन पर गिर गया था। लेकिन उसके पास स्वर्ण कंकाल गोल्डन स्केलेटन था जिसने उसे बचा लिया। इन लोगों के पास ऐसा कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वे बेहोश हो गए। हालांकि इस लापरवाही के लिए वह आंशिक रूप से जिम्मेदार था, लेकिन गलती पूरी तरह इनकी भी थी। अगर ये लोग धुएं की गंध सूंघते ही अपनी सांसें रोक लेते तो इस स्थिति से बच सकते थे। अरे, यहां क्यों आए थे? अर्जुन ने एक लंबी सांस लेते हुए धूप पात्र को वापस रहस्यमयी पुस्तक में रखा और सामने पड़े हुए लोगों को अजीब नजरों से देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उन सभी को घसीटकर झोपड़ी से दूर किसी कोने में छोड़ दिया। फिर वह वापस अपनी झोपड़ी में जाकर चैन से सो गया। अर्जुन की साधना और नई चुनौती इस घटना के बाद अर्जुन और सतर्क हो गया। उसे जल्दी से अगले स्तर पर पहुंचना था। फिलहाल वह केवल तब धूप पात्र का उपयोग कर सकता था जब वह पुस्तक के बाहर हो, लेकिन अगर वह जल्द ही सौर्य ऊर्जा स्तर के करीब पहुंच जाता तो यह असुविधा समाप्त हो जाती। तब वह ऊर्जा के माध्यम से पुस्तक के भीतर रहते हुए भी पात्र को सक्रिय कर सकता था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने कठिन अभ्यास जारी रखा। भले ही उसने जड़ी बूटियों का उपयोग बहुत सोच समझ कर किया, फिर भी वे तेजी से खत्म हो रही थीं। तीसरी सुबह जब उसने अपनी दैनिक साधना पूरी की और पूर्व की ओर मुख करके श्वास ली, तो उसके मैरिडियन ऊर्जा तंत्र में एक तीव्र हलचल हुई। ऊर्जा छोटे छोटे कीटों की तरह पूरे शरीर में दौड़ने लगी। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया और अपने शरीर की स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। शरीर में झंझनाहट तेज होने लगी और अचानक उसे अपने भीतर एक उष्णता महसूस हुई। मेरिडियन की हलचल शांत हो गई और उसकी नाभि के पास गर्माहट बढ़ने लगी। अर्जुन के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। जीव शक्ति। अर्जुन आखिरकार 7वें स्तर पर पहुंच गया था और उसके शरीर में जीव शक्ति का विकास शुरू हो गया था। मानव शरीर में पहली बार जब यह जीव शक्ति उत्पन्न होती है तो यह नाभि में संग्रहित होती है। हालांकि यह मात्रा बहुत ही नगण्य होती है। इसे एक युद्ध में प्रयोग करने से यह तुरंत समाप्त हो जाती है और इसे फिर से उत्पन्न करने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन इस छोटी सी जीव शक्ति के कारण अब अर्जुन मार्शल स्किल्स, युद्ध कौशल सीखने के योग्य हो गया था। अब तक अर्जुन केवल अद्वितीय गुरुकुल के मूलभूत प्रहार और किक्स का अभ्यास कर रहा था, लेकिन युद्ध कौशल, मार्शल स्किल्स साधना के असली स्तंभ होते हैं। यह कौशल जीव शक्ति को सक्रिय करके इस्तेमाल किए जाते हैं और साधक की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर पहले 6ठे स्तर में अर्जुन की एक साधारण मुट्ठी की शक्ति 200 किलो होती, तो अब 7वें स्तर में जीव शक्ति का उपयोग करके यह 500 से 1000 किलो तक पहुंच सकती थी। हालांकि तपे हुए शरीर की अवस्था में कोई भी साधक
अपनी जीव शक्ति का उपयोग सोच समझकर करता है, क्योंकि इसे पुनः प्राप्त करना मुश्किल होता है। केवल जब कोई साधक सौर्य ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तब वह अपनी जीव शक्ति को आसानी से पुनः उत्पन्न कर सकता है और युद्ध कौशलों का निर्बाध उपयोग कर सकता है। अब अर्जुन की यात्रा एक नए पड़ाव पर थी और उसे अपने अगले लक्ष्य के लिए और कठिन परिश्रम करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई अपनी जीवनी शक्ति कितनी तेजी से पुनः प्राप्त कर सकता है। जब कोई साधक संवर्धित शरीर की 7वीं अवस्था में प्रवेश करता, तो उसे अपनी कमजोर जीवनी शक्ति का उपयोग कर अपनी नींव मजबूत करनी होती थी और धीरे धीरे इसे बढ़ाना पड़ता था। इसे करने का सबसे सामान्य तरीका था युद्ध कौशलों का अभ्यास करना। हर युद्ध कौशल को निष्पादित करने के लिए कई ऊर्जा प्रवाह, कभी कभी दर्जनों और कभी कभी विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से लिए गए प्रवाहों की आवश्यकता होती थी। विभिन्न मार्गों और क्रमों के साथ एक व्यक्ति कई अलग अलग युद्ध कौशल विकसित कर सकता था। जब कोई युद्ध कौशल का अभ्यास कर अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाता, तो वह अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा प्रवाह को खोलता और स्वाभाविक रूप से एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता। हर साधक यही करता था। अर्जुन भी अपवाद नहीं था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने संवर्धित शरीर की 7वीं अवस्था में प्रवेश कर लिया है, उसने तुरंत अपने धड़कते हृदय को शांत किया और लकड़ी की कुटिया में वापस जाकर काले ग्रंथ को बुलाया। उसने सीधे चौथे पृष्ठ को खोला और ध्यान से उसे पढ़ना शुरू किया। इन पिछले दिनों में जैसे ही उसने कोई नई उपलब्धि प्राप्त की, वह चौथे पृष्ठ को खोलने का प्रयास करता, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। अर्जुन को संदेह था कि इसे खोलने के लिए उसे संवर्धित शरीर की 7वीं अवस्था तक पहुंचना होगा, और जैसे ही उसने इस अवस्था को प्राप्त किया, चौथा पृष्ठ धीरे धीरे बदलने लगा। उसका अनुमान सही था। कुछ देर तक चमकने के बाद सुनहरी रोशनी के कुछ कण पृष्ठ से अलग हुए और सीधे अर्जुन के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। अचानक उसके मन में नया ज्ञान उभर आया, सत्य सूर्य विधि। यह काले ग्रंथ द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया इनाम था। जब उसने इस ज्ञान को समझने का प्रयास किया, तो उसका चेहरा विचित्र हो गया। यह सत्य सूर्य विधि आम युद्ध कौशलों से थोड़ी भिन्न थी। सामान्य युद्ध कौशलों में एक निश्चित पथ और अनुक्रम होता था, जिसे बदला तो जा सकता था, लेकिन केवल सतही रूप से। उनके मूल स्वरूप में बदलाव संभव नहीं था। अगर किया जाता तो वह एक अलग कौशल बन जाता, लेकिन सत्य सूर्य विधि में ऐसा कोई निर्धारित अनुक्रम नहीं था। यह निरंतर बदलती रहती थी। इसे मनमाना कहा जा सकता था, या यह भी कह सकते हैं कि इसका कोई निश्चित रूप था ही नहीं। यही इसका पहला अंतर था। इसकी साधना विधि भी बहुत सरल थी, लेकिन इसे साधने के लिए कुछ शर्तें थीं। साधक को इसे साधने के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती थी जहां प्रचुर मात्रा में सूर्य ऊर्जा मौजूद हो। लेकिन इस गुप्त पद्धति के माध्यम से जब अर्जुन की संचित ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह इसे द्रव्य रूप में परिवर्तित कर अपने नाभिक केंद्र में संग्रहित कर सकता था। यह वह उपलब्धि थी जिसे न तो कोई अन्य युद्ध कौशल प्राप्त कर सकता था और न ही कोई अन्य गुप्त विधि, क्योंकि साधारण रूप से जब किसी साधक का शरीर पूरी तरह ऊर्जा से भर जाता, तो उसे और अधिक संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं होता, जब तक कि वह अपनी सीमाओं को न तोड़ दे। अब जीवनी शक्ति का स्थान विश्व ऊर्जा ने ले लिया था, लेकिन सत्य सूर्य विधि अलग थी। जब कोई साधक अपनी सूर्य ऊर्जा को चरम सीमा तक विकसित करता, तो उसकी ऊर्जा एक तरल रूप में बदलकर नाभिक केंद्र में समाहित हो जाती। इससे उसकी ऊर्जा धाराएं खाली हो जाती और वह दोबारा विश्व ऊर्जा का संचय कर सकता था। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस गुप्त विधि का अभ्यास करता, तो वह असीमित मात्रा में ऊर्जा को संचित कर सकता था। हालांकि इसके लिए उसे सूर्य ऊर्जा की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती थी। यही दूसरा महत्वपूर्ण अंतर था। सत्य सूर्य विधि की उत्पत्ति और इसकी विशेषताएं यह स्पष्ट करती थीं कि यह साधारण कौशलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। जब अर्जुन अपनी सूर्य ऊर्जा का संचय कर लेता, तो वह इसे आक्रमण करने के लिए भी प्रयोग कर सकता था। थोड़ी देर विचार करने के बाद अर्जुन ने इस विधि को साधने का निश्चय किया।
पहला कारण यह था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसके पास कोई योगदान बिंदु नहीं बचा था जिससे वह अद्वितीय गुरुकुल के मुख्य द्वार से कोई युद्ध कौशल प्राप्त कर सके। दूसरा कारण यह था कि उसे काले ग्रंथ से प्राप्त किसी भी चीज पर पूर्ण विश्वास था। मुख्य द्वार से प्राप्त होने वाली साधारण विधियां सत्य सूर्य विधि के समकक्ष भी नहीं थीं। जहां तक अभ्यास स्थल की बात थी, उसे लेकर कोई चिंता नहीं थी। सूर्य की प्रकृति भी सूर्य ऊर्जा से जुड़ी थी, इसलिए जब तक सूर्य की रोशनी थी वह सत्य सूर्य विधि का अभ्यास कर सकता था। बस समस्या यह थी कि इसकी प्रभावशीलता कम होगी। आखिरकार सूर्य की किरणें एक विशाल क्षेत्र में फैलती थीं। ऐसे में कोई अकेला व्यक्ति कितनी ऊर्जा को आत्मसात कर सकता था? निर्णय लेने के बाद अर्जुन कुटिया से बाहर निकला और एक ऐसी जगह खोजी जहां सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही थी। उसने आंखें बंद कीं और सत्य सूर्य विधि की ऊर्जा प्रवाह प्रक्रिया की कल्पना करने लगा। अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उसने अपने नाभिक केंद्र में स्थित पतली सी विश्व ऊर्जा को सत्य सूर्य विधि के मार्ग पर प्रवाहित करने का प्रयास किया। हर चीज की शुरुआत सबसे कठिन होती है, यह कथन बिल्कुल सही था। अर्जुन उस पतली सी ऊर्जा से जुड़ तो गया, लेकिन उसे अपने ऊर्जा प्रवाह में बहाने का कार्य अत्यंत कठिन था। वह पूरा दिन प्रचंड धूप में बैठकर साधना करता रहा, फिर भी उसकी ऊर्जा मात्रा में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई। उसकी ऊर्जा गति भी कछुए के समान धीमी थी, लेकिन यह उसका पहला प्रयास था, इसलिए इतना भी अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यह एक सतत प्रक्रिया थी जिसे रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अर्जुन में धैर्य की कोई कमी नहीं थी। 3 दिन के कठोर परिश्रम के बाद वह अपनी विश्व ऊर्जा को नाभिक केंद्र से छाती के ऊर्जा प्रवाह तक ले जाने में सफल हुआ। एक विचार मात्र से वह छोटी सी ऊर्जा धार उसके छाती के बिंदु तक बह निकली। काले ग्रंथ के अनुसार उसे पहले सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति को स्थापित करना था। यह सत्य सूर्य विधि की साधना का पहला चरण था। इसका कोई अन्य उपयोग नहीं था, बस यह उसके लिए सूर्य ऊर्जा को महसूस करने में सहायक था। अर्जुन की शक्ति अभी बहुत कम थी। उसने अभी तक अपनी दिव्य चेतना विकसित नहीं की थी, जिससे वह अपने चारों ओर मौजूद सूर्य ऊर्जा को पहचान नहीं सकता था। लेकिन एक बार सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति स्थापित हो जाने के बाद यह समस्या समाप्त हो जाती। इसके बाद वह अपने आसपास की हल्की से हल्की सूर्य ऊर्जा को भी पहचान सकता था। जैसे ही उसकी विश्व ऊर्जा छाती के अंदर प्रवाहित होने लगी, अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे किसी भी प्रकार की गलती की अनुमति नहीं थी। यदि इस प्रक्रिया में कोई त्रुटि होती तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती और उसे पुनः शुरुआत करनी पड़ती। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। सूर्य की तीव्र किरणों में बैठे हुए अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। शरीर में पानी की कमी होने लगी, होंठ सूखने लगे, परंतु अर्जुन का संकल्प अडिग था। वह बिना किसी हताशा के, बिना किसी झुंझलाहट के ऊर्जा को अपने छाती के केंद्र में प्रवाहित करता रहा। अचानक अर्जुन को अपनी छाती में एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर एक तीव्र जलन महसूस हुई, मानो किसी ने जलती छड़ छड़ उसके शरीर पर रख दी हो। अर्जुन ने झटके से आंखें खोलीं और दांत भींच लिए। यह दर्द जितनी तेजी से आया था, उतनी ही जल्दी चला भी गया। पलक झपकते ही दर्द समाप्त हो गया और उसकी छाती सामान्य हो गई। बल्कि अब वहां एक शीतलता थी, परंतु उसका मस्तिष्क अब भी उस तीव्र पीड़ा से हिल गया था। अर्जुन को हल्का सा एहसास हुआ कि उसकी छाती में कुछ अतिरिक्त था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। क्या सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति सफलतापूर्वक बन चुकी थी? गहरी सोच में पड़कर उसने विचार किया, यदि यह बन चुकी थी तो इसे सूर्य ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। क्या यह संभव था कि इस क्षेत्र में सूर्य ऊर्जा की घनी मात्रा नहीं थी? यही सोचते हुए अर्जुन अद्वितीय गुरुकुल के केंद्र की ओर बढ़ा। चलते चलते उसने अपनी छाती में किसी भी हलचल पर ध्यान दिया। कुछ ही देर बाद अर्जुन को अपनी छाती में एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। वह चौंक गया। इसका मतलब यह था कि सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति सफलतापूर्वक बन चुकी थी।
लेकिन पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि वहां सूर्य ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। अब जब उसे एक प्रतिक्रिया मिल रही थी, तो इसका मतलब था कि पास में कहीं सूर्य ऊर्जा का घना क्षेत्र मौजूद था। अर्जुन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। सत्य सूर्य विधि की साधना के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी। यदि सूर्य ऊर्जा की मात्रा अधिक होती, तो अभ्यास करने की गति भी तेज हो जाती। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन केवल सूर्य की किरणों पर निर्भर था, जिससे साधना की गति बहुत धीमी थी। सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति के संकेतों का अनुसरण करते हुए अर्जुन तेजी से एक कमरे में प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे अर्जुन, इस समय यहां क्या कर रहे हो? ऊपर देखते ही उसने देखा कि कोषाध्यक्ष मेहता काउंटर के पीछे से उसे हैरानी से देख रहे थे। यह योगदान कक्ष था। अर्जुन ने कोषाध्यक्ष मेहता